Hello friends, so welcome to Adda 24/7. This is Yogesh Tyagi, Faculty of Mechanical Engineering from Adda 24/7. तो यार एक पीछे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वाई वी स्टडी दिस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। हमेशा होता है कि जब हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ लेते हैं, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमको टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बताता है। देन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में पढ़ते हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमको बताता है दैट एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड nor can be destroyed, it can be converted from one form to another form. Yeah, sigma q is equal to sigma w हम यहाँ से बात करते हैं। Now the question is कि why we study the second law of thermodynamics? Once हमने यहाँ से zeroth law of thermodynamics के थ्रू टेम्परेचर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया, हमने हीट ट्रांसफर जान ली कि हीट ट्रांसफर क्या होता है, हमें यह भी पता चल गया कि हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर दोनों के दोनों किसी भी साइकिल में इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर जब मुझे हीट के बारे में पता चल गया, मुझे वर्क के बारे में पता चल गया, अब मैं यहां से टेम्परेचर के बारे में भी इवन पता चल गया, तो व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो अगर मैं एक सिंपल आपको जस्ट बात करूं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की नीड पड़ी ही क्यों, तो मेरा जस्ट एक सिंपल सा जवाब है आपके लिए कि जब हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था तो हमने एक टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात की थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था तो हमने हीट के बारे में बात की थी, हमने वर्क के बारे में बात की थी। करेक्ट, हमने ये चीज़ जरूर हमने पढ़ा था कि हाँ हमारा जो हीट Q इज इक्वल टू होता है दैट इज M इंटू सी इंटू डेल्टा टी होता है। वो डेल्टा टी आपका T1 माइनस T2 है, T2 माइनस T1 है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे जस्ट बात करूं कि आप अपने घर में हो और लेट सपोज आपको मम्मी ने बोला कि चाय पी लो और मम्मी ने आपको चाय दे दी, और अगर मम्मी ने चाय दे दी तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो जो चाय है वो ठंडी ही होगी, इस बात की गारंटी है क्योंकि आप उसको प्रैक्टिकली देख रहे हो। बट अगर बाई चांस आप बैठे रहो, अचानक से चाय जो है वो और गर्म होती जाए और गर्म होती जाए और अचानक से उसमें आग लग जाए, तो आप तो बोलोगे कि सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ वैलिड। मैं अगर यहाँ से सिंपल बोलूँ कि आप कहीं पे लेट सपोज कहीं बाथरूम में गए, आपको नहाना था और नहाने में आपने कोई भी गीज़र ऑन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और पानी अचानक से गर्म निकलना शुरू हो जाए, तो आपको पता है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ पॉसिबल। सो हम अगर फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कंपैरिजन की बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर। ये हमेशा क्वांटिटी के बारे में बात करता है। अगर हम यहाँ से टी की बात करें तो इट मीन्स वो सिंपली जस्ट बोलता है कि मतलब ऐसा हुआ होगा कि आपने जो टी रखी थी आपके पास, लेट सपोज आपने यहाँ से टी के बारे में बात की, लेट सपोज आपका ये कप है और इस कप में आपने यहाँ से टी रखी थी और टी में अचानक से क्या हुआ कि हीट बहुत ज़्यादा हो गई और टी जो है ना इसमें आग लग गई। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अगर हम यहाँ से फर्स्ट लॉ बोले तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये चीज़ बिल्कुल ऑब्वियस है कि हीट जो है वो आपकी बाहर से आ रही होगी, हीट जो है वो बाहर से आ रही होगी, बिकॉज फर्स्ट लॉ हमेशा बोलता है एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब हुआ क्या होगा कि जो यहाँ की हीट है वो इसमें आ गई होगी, जबकि अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली मैं बात करूं तो मैं यहां से बोलता हूं कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम यहां से डेफिनेटली ये चीज बोल देते हैं कि सर ये पॉसिबल ही नहीं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर बट इट नेवर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बाथरूम का एग्जाम्पल दिया था, अगर आप कभी नहाने गए और अचानक से पानी बहुत तेज गर्म आ गया तो इट इज ऑब्वियस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोलेगा बिल्कुल सही है, बिकॉज कहीं ना कहीं से तो हीट आई होगी, कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आई होगी, बिकॉज एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, बट ये चीज आप जानते हो कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जब भी स्टडी किए थे तो हमें एक चीज बिल्कुल कंफर्म थी कि इट ऑलवेज डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, इट नेवर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इसी वजह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। कहीं से अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो डेफिनेटली इट इज क्वांटिटेटिव लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? क्वांटिटेटिव लॉ। ठीक है, चलो अभी यहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। तो इट वाज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होनी चाहिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था जिसने आपको
ये बताया था कि हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट की मदद से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको डायरेक्शन बताई थी। आपको ये पता रहता है, जैसे आपने बोला कि मैं अगर एक बंदूक चलाना चाहता हूँ, लेट सपोज कोई आपके पास राइफल है और आपने यहाँ से उससे लेट सपोज आपने उसको चलाने की कोशिश की, तो इट इज ऑब्वियस कि आपकी जो गोली है वो बाहर जाने वाली है। तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो वो गोली अंदर भी आ सकती है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ इट इज करेक्ट, बट सेकेंड लॉ ये बताता है कि नहीं, ये अगर हमने चलाई है तो ये ऐसे ही जाएगी। ठीक है, तो कभी अगर हमसे बात करें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर। दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ। सिमिलरली अगर मैं यहां से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं, तो हमने यहां से बोला कि इट वाज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर दी थी थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी, एंड हेंस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्शनल लॉ। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डायरेक्शनल लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको जस्ट ये जानना है कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, तो यस हमें सर सब कुछ पता था, बट वी नेवर नो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। तो हमें हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन बताने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत पड़ी, और जब हमने यहाँ से डायरेक्शन जान ली तब हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे जो हमारे पास दो स्टेटमेंट थे उन स्टेटमेंट को भी पढ़ा। एक हमारे पास था कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, जिसको आप केपी स्टेटमेंट बोलते हो। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने यहाँ से आपको क्लियर बताया था कि आप अगर यहाँ से देखेंगे, आपको अच्छे से पता है कि हीट इज नॉन एज लो ग्रेड एनर्जी, वर्क इज नॉन एज हाई ग्रेड एनर्जी, एंड द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल इन अ साइकिल। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिया था कि अगर हम यहाँ से T1 से चलते हैं, हम यहाँ से कोई भी हीट Q1 देते हैं, तो हम इसके बराबर वर्क जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, अगर ऐसा कोई भी मशीन बनाते हैं, सच अ machine if developed will violate the second law of thermodynamics, and that machine is known as PMM2। इस मशीन को हम बेटा क्या नाम दे देंगे, PMM2। इसी वजह से हमने ये जो पार्ट था कि हाँ पूरी की पूरी जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती, ये इसका पहला स्टेटमेंट था। फिर हमने इसी को कन्वर्ट करके कुछ इस टाइप से बना लिया था कि अगर हम सिंगल रिजर्वायर पे काम नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम डबल रिजर्वायर पे काम कर सकते हैं। यस, ये हमारे पास कोई टेम्परेचर T1 है, ये मेरे पास कोई टेम्परेचर T2 है, ये मेरे पास कोई साइकिल है जिसमें हम यहाँ से Q1 दे रहे हैं और हमारे पास कुछ रिजेक्ट हो रहा है Q2। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ इस टाइप की कहानी आती है। मैंने फिर से बोला कि अगर फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ ओनली डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, इट नेवर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। इसी वजह से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द क्वांटिटेटिव लॉ, एंड द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करें, इज द लॉ विच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंड इसी वजह से एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट क्या भैया, हमने बोला कि किसी भी सिस्टम से हीट अगर रिजेक्ट कर रहे हैं तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो घट रही है, और अगर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं तो सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है। दैट्स व्हाई सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द डायरेक्शनल लॉ। दूसरा, जब यहाँ से सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये स्टेटमेंट पढ़ा तो मुझे एक और चीज़ समझ में आई। हमने बोला कि यहाँ से जब हम हीट के बारे में बात करना शुरू किए तो मैंने बोला कि हीट हम सप्लाई कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर T1 और हम यहाँ से रिजेक्ट कर रहे हैं एट एनी टेम्परेचर T2। और जब हमने इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा आगे लेके आए, हमने बोला कि अगर मैं TS डायग्राम पे इसको लेता हूँ, तो जैसे मैं इसको TS डायग्राम पे लेता हूँ तो मुझे यहाँ से पता है कि अगर मैं इस टेम्परेचर से हीट को सप्लाई करता हूँ, लेट सपोज हमने यहाँ से बोला कि मैं इस टेम्परेचर से हीट को सप्लाई कर रहा हूँ, ये हमारे पास कोई हीट है जिसको हमने सप्लाई किया Q1 एट एनी टेम्परेचर T1, और ये हमारे पास यहाँ से कोई हीट हमने रिजेक्ट की एट एनी टेम्परेचर T2। नाउ माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं ये हीट जो है वो T1 पे सप्लाई ना करके थोड़ा और नीचे सप्लाई करता आके, अगर मैं यहाँ से किसी और टेम्परेचर पे सप्लाई कर देता आके, लेट सपोज यहाँ से, मुझे पता है एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एरिया प्रोजेक्टेड ऑन एंट्रोपी एक्सिस विल ऑलवेज गिव द रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर। तो इसका मतलब अगर हम इस हीट ट्रांसफर की क्वांटिटी के बारे में बात करें तो ये पूरा का पूरा जो क्वांटिटी है ये हम यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं यहाँ तक। अब अगर मुझे यहाँ से बोला भी गया कि आप ये हीट नीचे से सप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि ये क्वांटिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी, बिकॉज एरिया शुड बी सेम, तो ये क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी।
ठीक है। अगर ये क्वांटिटी यहाँ से बढ़ गई तो आपको एक और चीज़ का आइडिया लगेगा कि आप यहाँ से देखेंगे पहले वाला जो रिजेक्शन पार्ट था वो आपके सामने ये था, और दूसरा वाला जो रिजेक्शन पार्ट है वो आपके सामने कुछ इस टाइप से। अब आप जो रिजेक्शन पार्ट दूसरा देख रहे हैं वो ये वाला पार्ट है, मतलब आपके सामने ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो रिजेक्ट हो रहा है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है जो रिजेक्ट हो रहा है। तो एक और चीज़ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताई थी कि अगर आप हीट को एट हायर टेम्परेचर से, अगर आप हीट को हायर टेम्परेचर से रिजेक्ट करेंगे, हायर टेम्परेचर से रिजेक्ट करेंगे टू द इंजन, तो इट विल प्रोड्यूस। अब आप यहां से देखेंगे कि भाई पहले क्या था, पहले ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस कर दे रहा था, पहले ये इतना अमाउंट ऑफ वर्क को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अब यहां से अगर हम जस्ट देखें तो ये वाला अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन पहले रिजेक्शन केवल इतना था, पहले रिजेक्शन केवल इतना था, अब रिजेक्शन इतना एक्स्ट्रा हो गया। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर मैं यहां से देखूं तो मुझे क्लियर पता चल रहा है कि Q1 इज इक्वल टू W प्लस Q2 होता है। Q1 इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, W प्लस Q2 होता है। तो मुझे पता है कि अब ये जैसे जैसे Q2 बढ़ेगा वैसे वैसे ये वर्क घटता जाएगा, और अगर घटता जाएगा तो मुझे ये भी पता चलता है कि इस Q1 की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और वो क्वालिटी कहां से पता चलती है कि Q1 किस टेम्परेचर पे अवेलेबल है। अच्छा, जब किस टेम्परेचर पे अवेलेबल, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि सन है, अब सन की बहुत सारी हीट अवेलेबल है लेकिन आप यूटिलाइज नहीं कर सकते। अगर सन की बहुत सारी हीट अवेलेबल है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, तो आप क्या करते हो, आप करते हो कि सर अगर सेम हीट, फॉर एग्जांपल आपने बोला कि बहुत सारी हीट लेकिन मैं यूटिलाइज नहीं कर सकता, लेकिन मैं किसी फर्नेस के पास जाऊं और फर्नेस से देखूं कि थोड़ा अमाउंट ऑफ हीट लेकिन हाई टेम्परेचर पे अवेलेबल है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो यहां से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने एक और चीज बताई कि हीट एट लोअर टेम्परेचर विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ वर्क, and heat at higher temperature will produce more amount of work and heat at lower temperature will produce lesser amount of work। तो यार सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने यहां से हीट की क्वालिटी के बारे में भी बात की है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि चाहे आप यहां पे खड़े थे, आप हीट को यहां से ट्रांसफर कर दो, 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 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट किसी भी टेम्परेचर पे हो उसके लिए वो हीट है, ठीक है, उसके लिए वो हीट है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी के साथ डील करता है, तो बोलता भैया इतनी क्वांटिटी ट्रांसफर करनी चाहिए, यहां से करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो, चाहे यहां से करो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि वो क्वांटिटी के साथ डील कर रहा है। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो वो बोलता है कि अगर आप यहां से ट्रांसफर करोगे तो रिजेक्शन आपके सामने ये आने वाला है, अगर आप यहां से ट्रांसफर करोगे तो रिजेक्शन ये आने वाला है, अगर आप यहां से ट्रांसफर करोगे तो ये आएगा, यहां से करोगे तो ये आएगा। मतलब जैसे जैसे आप लोअर टेम्परेचर पे आते जाओगे वैसे वैसे रिजेक्शन बढ़ता जाएगा। मतलब आपकी हायर टेम्परेचर पे जो हीट थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इस वजह से उसका रिजेक्शन कम था, रिजेक्शन कम था तो आउटपुट ज़्यादा था। लोअर टेम्परेचर पे जो हीट थी उसका रिजेक्शन ज़्यादा था तो आउटपुट कम आ गया। तो अब मैं आपको यहां से इसको समराइज करता हूं। मैंने बोला कि अगर फर्स्ट लॉ के साथ डील करते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था वो हमेशा जब भी बात करता है क्वांटिटी के साथ डील करता है, इसी वजह से हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को क्वांटिटेटिव लॉ बोलते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए चाहे अगर हम यहाँ से देखें हीट यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इट ऑलवेज डील्स विद द क्वांटिटी ऑफ हीट ट्रांसफर एंड हेंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करूँ तो सेकेंड लॉ आपको यहाँ से क्या क्या देता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात करता है कि अगर हम डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर की बात करें तो यस डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा ये यहाँ से क्वालिटी के बारे में भी बात करता है कि क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर कितनी, हीट एट हायर टेम्परेचर विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ, यहाँ से क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट एट हायर टेम्परेचर विल प्रोड्यूस मोर अमाउंट ऑफ वर्क एंड हीट एट लोअर टेम्परेचर विल प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये भी बता देता है कि हीट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। इसलिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग यूज करते हैं, किस इंजन को कितना इफिशिएंट करना है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से किसी रिवर्सिबल इंजन को ले लिया और आप यहाँ से 1 - T2/T1 यहाँ से लेके चल रहे हैं, तो फर्स्ट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये भी बताता है कि अगर T2 कम हुआ यहाँ से, अगर ये T2 घटा
तो इट इज़ ऑब्वियस कि ओवरऑल जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर ये यहाँ से T1 बढ़ा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से बोला कि अगर T2 घटा तो ओवरऑल जो इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाएगी। और अगर मेरा यहाँ से T1, लेट सपोज हमने यहाँ से बोला T1 बढ़ा, तब भी हमारा क्या होगा, ओवरऑल इफिशियंसी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ा तो ये पूरा का पूरा घटेगा और ये फिर से बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ से जब भी किसी इंजन को लेके चलते हैं तो उस इंजन में एक और चीज़ बोलते हैं कि अगर हायर टेम्परेचर पे T1 अगर हम बढ़ा रहे हैं, T1 बढ़ता चला जाए तब भी इफिशियंसी बढ़ती है, और T2 नीचे आता चला जाए तब भी इफिशियंसी बढ़ती है किसी भी इंजन की। ये भी आपको कौन बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हाँ, अगर इम्पैक्ट की बात करें तो T2 घटने पे आपकी इफिशियंसी बढ़ती है ज़्यादा एज कंपेयर टू T1 के इंक्रीज होने पे इफिशियंसी का इंक्रीमेंट। अगर कंपेयर कराएं तो हाँ पता है कि T2 घटने पे ज़्यादा बढ़ती है, T1 के बढ़ने पे कम बढ़ती है। ठीक है, इस वजह से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ते हैं। मैं समराइज करूं अगर, तो फर्स्ट लॉ क्वांटिटी के साथ डील कर रहा था, क्वांटिटेटिव लॉ था। सेकंड लॉ से हम इंजन की इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ से हम हीट ट्रांसफर डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ से हम क्वालिटी ऑफ हीट ट्रांसफर के बारे में बात कर लेते हैं। दैट्स वाई हम हमेशा सेकंड लॉ के बिना कभी भी फर्स्ट लॉ को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। मतलब हमने बोला कि कोई भी प्रोसेस, अगर हमने यहां से जस्ट बोला कि इफ इन एनी प्रोसेस इफ फर्स्ट लॉ इज अप्लीकेबल, इसका मतलब धोखे में नहीं आना है कि अगर फर्स्ट लॉ अप्लीकेबल है डज नॉट मीन द प्रोसेस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। भाई चाय अचानक से गर्म हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है, इस बात की क्या गारंटी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं, लेकिन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली ये पॉसिबल है। तो अगर कोई भी प्रोसेस जहां पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लीकेबल है, इट डज नॉट मीन द प्रोसेस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। अगर हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करना है तो हमें सबसे पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। एंड इफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज अप्लीकेबल देन वी विल अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये चीज आपको याद रखनी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के चेक करने के लिए कि वेदर इट इज अप्लीकेबल और नॉट, वो तो हर जगह अप्लीकेबल है। वेदर प्रोसेस इज फीजिबल और नॉट, प्रोसेस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल और नॉट, इसके लिए हम पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं, देन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन योर लाइफ। अगर आपको लगता है कि हाँ हम डायरेक्टली फर्स्ट लॉ लगा देंगे और हमारा एकदम सारी चीज़ें वैलिड हो जाएंगी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो आप पहले सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, देन यू विल अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कभी एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू, इट इज नेवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि वही अप्लीकेबल होगा तभी आप फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही एक कुछ फैक्ट जानने के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इन लॉस के फैक्ट जानता हूँ कि इनको मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, इनके अजम्पशन जानना है, तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड इन केस अगर आपको लगता है कि आप कोई कोर्स लेना चाहते हैं, आपको एक सिस्टमैटिक स्टडी करनी है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन अड्डा 24/7, क्योंकि अड्डा 24/7 के जो कोर्सेज हैं वो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्सेज हैं इन ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा आइडिया भी दे देता हूँ हाउ यू विल ज्वाइन अड्डा 24/7 कोर्सेज। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ से अड्डा 24/7 टाइप करना है। जैसे आप अड्डा 24/7 टाइप करेंगे, आपके सामने ये अड्डा 24/7 का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली डाउनलोड द अड्डा 24/7 ऐप, और ऐप को जैसे डाउनलोड करेंगे अपनी डिटेल फिल करेंगे, आपको स्टोर पे जाना है। जैसे स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे गेट एंड ESE पे क्लिक करेंगे, आपके सारे कोर्सेज आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से जैसे कोई सा भी कोर्स चाहिए, फॉर एग्जांपल गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो यहाँ से गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज पे आ जाते हैं। देखिए आप यहाँ से फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो इट इज़ मैकेनिकल बैच, जो फाउंडेशन बैच है, जिसमें आपका जो भी पूरा का पूरा कंटेंट आना है वो लाइव आना है। द कोर्स फीस इज़ 11,999। आप इसको चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, दोज हु वांट, जिनको लगता है। ठीक है, इन केस अगर आपको लगता है कि सर मैं लाइव नहीं, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना चाहता हूं, तो यस, रिकॉर्डेड के लिए भी बैच आपके लिए अवेलेबल है। दोज हु वांट, जिनको लगता है कि हाँ वो रिकॉर्डेड ज्वाइन करना चाहते हैं, तो देखिए आपके लिए ड्रॉपर बैच अवेलेबल है। इस ड्रॉपर बैच में आपकी पूरा का पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें कुछ रिकॉर्डेड आपका यहाँ से लिखा है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, इसमें आप 4 से 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। तो आप चाहें तो दिन में 8 घंटे 10 घंटे जितने पढ़ना चाहें, और इसकी कॉस्ट भी कम, कंटेंट एग्जैक्टली सेम है। इट डिपेंड्स कि मतलब कुछ जॉब वाले लोग हैं, कुछ कॉलेज गोइंग लोग हैं, उनको पढ़ना है तो वो ड्रॉपर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ सब्जेक्ट ही वीक हैं, तो यस, आप सब्जेक्ट
को भी परचेज कर सकते हैं। ये देखिए आपके लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अवेलेबल है, आपके लिए आईसी इंजन अवेलेबल है, फ्लूइड मैकेनिक्स अवेलेबल है, आपके लिए थर्मोडायनेमिक्स अवेलेबल है, व्हाटएवर जो भी है आप इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या एग्जैक्टली यही कॉस्ट है? नहीं, मैंने अभी ये नहीं बोला कि एग्जैक्टली आप किसी भी कोर्स को परचेज करेंगे, अगर कहीं पे भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपको इसको परचेज करना है, तो आप इसके सबसे पहले जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन है इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा। दूसरा, अगर आप किसी भी कोर्स को परचेज करते हैं, कोई सा भी कोर्स अगर आपको लगता है परचेज करना है, तो कैन गो विद व्यू ऑफर्स। जैसे आप व्यू ऑफर्स पे जाएंगे तो आपके लिए यहाँ पे भी कोड दिए हैं, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई दिस कोर्स Y497। आप इस कोड को लगाएंगे तो यहाँ पे जो मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ से लग जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो 2039.83 आपका जो कोर्स पड़ेगा वो 9959.17 में। ठीक है, तो जिस किसी को भी लगता है कि यार मुझे करना तो है ना, मैं वेट कर रहा हूँ, क्या करना है, तो वेट करने की नीड नहीं है, बिकॉज टाइम इज टिकिंग कॉन्टिन्यूसली। तो आपको अब कैसे करना है, क्या करना है, आप अपना डिसाइड करिए। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले कोर्सेज पे भी जाना चाहते हैं, इन केस अगर आपको लगता है कि नहीं मैं दूसरे कोर्सेज पे भी जाना चाहता हूँ, तो आप दूसरे कोर्सेज को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका रिकॉर्डेड वाला था तो आप रिकॉर्डेड वाले को भी देख सकते थे, ये रहा। आप इसमें भी व्यू ऑफर्स पे जा सकते थे, सारा चीज़ वही है, आपका लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। आप यहाँ से व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, जैसे आप यहाँ से व्यू ऑफर्स पे जाएंगे तो आपके लिए Y497 लगेगा, और जैसे आप Y497 लगाएंगे आपका जो कोर्स पड़ेगा वो 6016.67 से पड़ेगा। ठीक है, तो डोंट फॉरगेट, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कोर्स लेना है तो यू कैन अप्लाई द कोर्स कोड दैट Y497, और इससे आप को जो भी नेसेसरी गाइडेंस है, जो भी ग्रुप हैं उन ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, एंड वट एवर द नेसेसरी गाइडेंस जो भी हमारी साइड से रहेगा, पूरी टीम की साइड से वो आपको मिलेगा। ठीक है, एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉइंग दिस जर्नी। ठीक है, तो जस्ट आज का जो टॉपिक था वो बस इतना ही था कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते क्यों। आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि अगर बाई चांस कहीं पर पता चले तो हाँ मुझे पता है फर्स्ट लॉ क्वांटिटी के साथ डील करता है, वो क्वांटिटेटिव लॉ है, सेकेंड लॉ डायरेक्शन बताता है, सेकेंड लॉ क्वालिटी बताता है, सेकेंड लॉ इफिशियंसी के साथ डिस्कशन करता है। दैट्स वाई, हाँ ये जो इफिशियंसी थी दैट वाज फर्स्ट लॉ इफिशियंसी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इफिशियंसी थी दैट वाज फर्स्ट लॉ इफिशियंसी, इट इज नॉट सेकंड लॉ इफिशियंसी। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग यहीं पे लीव करते हैं, एंड ऐसे ही कुछ लॉस के फैक्ट मैं आपको बताता रहूंगा ताकि आप इनको एंजॉय करते रहें। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।